नमस्कार साथियों। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि मैं आपको यूपी पुलिस के सारे चैप्टर एग्ज़ाम से पहले पहले आपको समाप्त करके दूंगा। एग्ज़ाम से पहले पहले क्या, मैं कोशिश करूंगा कि आप एग्ज़ाम से 10 दिन पहले समाप्त कर दूं, ताकि आपको 2-4 प्रैक्टिस सेट भी लगवा सकूं। इसी कड़ी में आज हम आपको नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे। देखिए, नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले हमें कुछ नंबर के बारे में जानकारी ज़रूरी है। ये परिभाषाएं इसलिए हम लेके आए हैं। पहले परिभाषाएं आज पढ़ेंगे, 2-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। अगर पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो कंप्लीट हो जाएगा, नहीं तो नेक्स्ट पार्ट में इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है। इस कड़ी में पहला देखिए, प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्या क्या होती है? गिनती में प्रयोग होने वाले संख्याओं के समुच्चय को प्राकृत संख्या कहते हैं। इसका मतलब जो गिनती होती हैं, ये सारी गिनतियों जो गिनती होती हैं इन्हें प्राकृत संख्या ही कहते हैं। हाँ, लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, प्राकृत संख्या में जीरो नहीं अटैच होता। जीरो इसमें नहीं होता है, इसमें जीरो नहीं होता है। ठीक है। और समुच्चय किसे कहते हैं? आप कहेंगे समुच्चय क्या होता है? समुच्चय एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें सभी चीज़ों को रखा जा सके, उसे समुच्चय कहते हैं। प्राकृत संख्या आपको समझ में आया क्या होता है। अब आते हैं पूर्ण संख्या पे। पूर्ण संख्या, इन्हीं प्राकृत संख्या में अगर जीरो ऐड कर दिया जाए तो ये पूर्ण संख्या कहलाने लगती हैं। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 से लेकर अनंत तक हैं, इसमें अगर हम जीरो भी लगा दें तो ये पूर्ण संख्या हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद आई सम संख्या। सम संख्या, विषम संख्या, ये हम लोग बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। वह संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए वह सम संख्या है, जो 2 से विभाजित ना हो पाए वो विषम संख्या है। जैसे एग्जाम्पल हम आपको लिख दे रहे हैं। जैसे ये देखिए 12, 8, 512, 302, 100, ये सब 2 से विभाजित हो जाएंगी। 2 से 6 12, 4 8, इसको भाग देंगे तो ये भी 208 है, 206 आएगा। ऐसे ही 151, 50, इसका मतलब ये सारी सम संख्या है। विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्या क्या होती हैं? जो दो रूप से 2 से विभाजित नहीं होती हैं, वो विषम संख्या कहती हैं। जैसे 9 नहीं होगी, 7 नहीं होगी, 15 नहीं होगी, ये सब विषम संख्याएं होती हैं। हालांकि आप जानते होंगे कि 1 से लेके 100 तक गिनती में अल्टरनेट क्रम में, मतलब एक के बाद एक सम विषम चलती रहती हैं। ठीक है। अब आती हैं पूर्णांक संख्याएं। हम पहले प्राकृत संख्या पढ़ चुके हैं, फिर पूर्ण संख्या पढ़ चुके हैं, अब आते हैं पूर्णांक संख्या। प्राकृत संख्या 1 से लेकर अनंत तक प्राकृत संख्या होती है। जीरो ऐड कर देंगे तो वो पूर्ण संख्या हो जाएगी। लेकिन पूर्णांक संख्या, अब प्राकृत संख्या में पूर्ण संख्या जो माइनस में लगी हो, जैसे 1 2 3 4 5, ये सब तो गिनती होती हैं, लेकिन -1 -2 -3 ये सब भी हम कहीं कहीं देखे हैं। तो इन्हीं को अगर ऐड कर देंगे, -1 2 3 4 5, ऐसे ये सब अनंत से लेके माइनस अनंत से लेके जीरो तक, 1 2 3 4, मतलब माइनस अनंत से प्लस अनंत तक, इसको हम पूर्ण संख्या कहते हैं। मतलब क्या हुआ? माइनस अनंत से लेके अनंत तक ये सब पूर्ण संख्या होती हैं, पूर्णांक संख्या होती हैं। ठीक है। अब आती है हमारी भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या क्या? वो पूर्ण संख्या है जिनके स्वयं और एक के अतिरिक्त और भी गुणनखंड होती हैं। तो मतलब क्या हुआ? जैसे 2 को हम क्या कहें, भाज्य क्या अभाज्य, ये आप बताइएगा। ठीक है। बाकी मैं बता दूंगा। जैसे 4 हो गया, 4 भाज्य का भाज्य, 4 बिल्कुल 4 का गुणनखंड क्या है? 1 4 तो है ही है, लेकिन 2 भी है, तो ये क्या हुआ? भाज्य हुआ। अगर ये वहीं, अब हम ले लेते हैं 6, ये क्या है? 2 और 3, ये क्या है? भाज्य है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आते हैं अभाज्य संख्या पे। जैसे कि देखिए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिनका एक स्वयं और एक अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड ना, जैसे क्या हुआ? 3 5 7, इनका कोई गुणनखंड नहीं है, और 11 इसका नहीं है। लेकिन देखिए 15 का है, इसलिए ये अभाज्य नहीं होगी। ठीक। एक होती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या एक रूप होता है, ये कोई अलग संख्या नहीं होती है, एक रूप होता है। जैसे 3/5 ये परिमेय हो गया, 1/5 परिमेय हो गया, 13/3 परिमेय हो गया। ठीक है।
ये सब परिमेय है, और वो संख्याएं जो परिमेय नहीं है वो अपरिमेय हो गई। अब रियल नंबर क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। परिमेय और अपरिमेय सभी के समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। ये इतने में हमारा सारा का सारा परिभाषाएं खत्म हो गई। अब आते हैं हम डिविजिबिलिटी रूल, मतलब विभाजकता, कौन किससे विभाजित होगा कौन नहीं होगा, ये हम देख के कैसे जानेंगे। इसके रूल को पढ़ लेते हैं। जैसे हो गया दो से कौन संख्या विभाजित होंगी? जिनका अंतिम अंक 2 से विभाज्य होगा वो संख्या 2 से विभाज्य होगी, ये नियम है। जैसे हम लिख लेते हैं 112 का अंतिम अंक 2 से विभाज्य है, बिल्कुल 12 2 से विभाज्य है, तो ये विभाज्य होगा। 506 अंतिम अंक 2 से विभाज्य है, मतलब ये 2 से विभाज्य होगा। 408 अंतिम अंक विभाज्य है, मतलब 2 से विभाज्य होगा। ऐसे ही 4 से विभाज्य का रूल, अंतिम अंक 4 से विभाज्य होना चाहिए। जैसे देखिए 112 ही लिख लेते हैं, ये 4 से ये 12 कट जाएगा ना, तो ये 4 से विभाज्य होगा। ठीक है, लेकिन यही 506, अब इसको हम 4 से कैसे काटेंगे? ये कटेगा ही नहीं, तो ये विभाज्य नहीं है। ऐसे ही 8 के लिए भी है और ऐसे ही 16 के लिए भी है। ठीक है, ये 4, 8 और 16 के लिए भी सेम नियम एक ही होता है कि अंतिम अंक 2 से विभाज्य के लिए 2 से विभाज्य होना चाहिए, 4 से विभाज्य के लिए 4 से विभाज्य होना चाहिए, 8 से विभाज्य के लिए 8 से विभाज्य होना चाहिए, 16 से विभाज्य के लिए 16 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, आगे आते हैं 3 से विभाज्यता के नियम। 3 से वही संख्या विभाज्य होगी जिसके सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य होगा। जैसे हम 3 के पहाड़े में देख लें 27, 7 2 9, 9 3 से विभाज्य हो रहा है ना, इसलिए 3 से विभाज्य हो रहा है। 1 4 3, 3 1 4, 4 4 8 विभाज्य नहीं होगा। 7 2 9, ये देखिए 729, 7 2 9, 9 9 18, मतलब 3 से विभाज्य, मतलब विभाज्य होगा। ठीक है, अब 9 से विभाज्य के लिए क्या होना चाहिए? इसमें भी यही 3 वाला नियम क्या है? संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। जैसे 729 ही देख लेते हैं, 7 2 9, ये 9 9 से कट रहा है ना, कटेगा, ये मतलब विभाज्य होगा। 1 5 1 3, ये 9 से विभाज्य है नहीं है, लेकिन यही 1 5 0 3 5 3 8 1 9, ये विभाज्य है, ये नहीं विभाज्य है, ये 9 की विभाज्यता का नियम है। ठीक है, अब 11 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? अल्टरनेट संख्याओं का जो जैसे सम और विषम स्थानों के अंकों का अंतर 11 से विभाज्य होना चाहिए। 11 से विभाज्य हो या 0 हो, ठीक है, तो ये 11 से विभाज्य होगा। जैसे 13 3 1, ये इसका अंतर 2, इसका अंतर 2, 2 - 2 0। ठीक, ऐसे ही 5 से विभाज्य के लिए क्या होना चाहिए? संख्या के अंकों का अंतिम अंक 0 और 5 होना चाहिए। 125 5 है, विभाज्य होगा। 120 0 है, विभाज्य होगा। 121 1 है, नहीं विभाज्य होगा। 3 4 3 3 है, नहीं विभाज्य होगा, लेकिन 3 4 0 विभाज्य होगा। ठीक है, 3 4 5 विभाज्य होगा। ठीक है, ये नहीं होगा, बाकी सब होंगे। ठीक है, अब एग्जाम में हम क्या करेंगे? एग्जाम में हमको सब एक साथ करना है। जैसे 7 11 13 का संयुक्त विभाग का नियम, इसलिए पढ़ लेते हैं। 3 अंकों का पेयर का अंतर जिस संख्या से विभाज्य होगा पूरी संख्या उसी संख्या से विभाज्य होगी। जैसे 6 5 9 2 6 2 4, ये है। अब 3 अंकों का इसका पेयर बना देते हैं। अब इसको घटाते हैं, 9 से 5 जाए, 9 से 4 जाए 5, 5 2 जाए 3, 35, 35 किससे कटेगा? 7 से कटेगा, मतलब ये 7 से विभाज्य है। अब किसी से नहीं कटेगा, नहीं होगा। ऐसे ही इसको आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, अब कुछ सवाल पे आते हैं। पहले इस सवाल को आप ध्यान से पढ़िए, इसके बाद सवाल सॉल्व करिएगा। देखिए, मैथमेटिक्स में एक नियम है, अगर आप क्वेश्चन के लैंग्वेज को पकड़ लिए कि क्या कह रहा है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ये धीरे धीरे आपको भी आ जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी लड़के को एक संख्या को 50 से गुणा करने के लिए कहा गया है। उसने उसे 30 से गुणा किया और इस प्रकार प्राप्त उत्तर सही उत्तर से 400 कम था। जिस संख्या को गुणा करना था वह है, मतलब, तो अब इसको कैसे लगाएं? चलिए,
क्या करते हैं, हम मान लेते हैं माना हुआ संख्या x है, ठीक है। अब क्या कहा, x को 50 से गुणा करने के लिए कहा गया था, तो हम भी कर देते हैं x से 50 से गुणा। x को 50 से गुणा कर दिए, लेकिन उसने उसे 30 से गुणा कर दिया, ठीक है। ये लड़का 30 से गुणा कर दिया है, कोई बात नहीं, हम भी कर दे रहे हैं। लेकिन क्या हुआ, इस प्रकार सही उत्तर से 400 कम है, मतलब ये जो उत्तर आया है ये 400 कम है, तो इसमें 400 ऐड कर देते हैं, ये 400 ऐड हो गया, ये रहा, बस समीकरण बन गया। अब इसको सॉल्व कर देना है, चलिए मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। ये x का 50 में 50x हुआ, ठीक है। ये 30x हुआ प्लस 400। अब चूँकि इसको सॉल्व करना, अब 30x को इधर लाएंगे तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, तो 50x माइनस 30x बराबर 400। तब कितना हुआ, ये 50 में 30 जाएगा, 20x बराबर 400 x। अब 20 से ये 0 कट गया, अब x 40/2, ये कितना आया 20। ये हुआ आपका आंसर। जब यहाँ से ये गुणे में है, यहाँ इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, ऐसे इधर ये प्लस में था तो इधर आया माइनस में हो गया। ये नियम है, आगे आगे हम आपको बताएंगे सरलीकरण में कि ये नियम क्या होता है। बस इसके अगला चैप्टर में ये सब नियम आपको बताया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 11 तथा 18 है, उनके व्युत्क्रम का योगफल ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रम मतलब क्या था, उल्टा। चलिए, माना दोनों संख्या x और y है, ये दो संख्या हम मान लिए x और y। अब क्या कहा है, इनका योगफल कितना है 11, तो x प्लस वाई बराबर 11। क्या करा है, गुणनफल कितना है 18, x इंटू वाई बराबर 18। अब इसका व्युत्क्रम क्या होगा, x का व्युत्क्रम 1/x, y का व्युत्क्रम 1/y, ठीक है। इसका व्युत्क्रम ये है, इसका व्युत्क्रम ये है, ठीक। क्या है ये व्युत्क्रम। अब क्या पूछा, व्युत्क्रम का योगफल, तो 1/x प्लस 1/y, ये हो गया। अब इसका हम लासापा लेते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, तो x y का लासापा x y, तो इधर क्या आएगा y प्लस x का लिख सकते हैं x प्लस वाई, आगे पीछे कहीं भी कर सकते हैं, प्लस चूँकि प्लस है कोई दिक्कत नहीं है। x प्लस वाई का मान कितना दिया है 11, x y का मान कितना। अगला क्वेश्चन क्या है, वह सबसे छोटी संख्या है जिसे 7, 5, 6, 8, 9, 6 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 11 का गुणज हो। तब इसके लिए क्या करना है, 7, 5, 6, 8, 9, 6, 11 गुणज। तो 11 गुणज का नियम क्या है कि सम संख्या का योग विषम संख्या का योग का अंतर करने पर ये क्या हो, 0 या 11 का गुणज आए। तो ये रहा, ये संख्या हो गई, इसका अंतर कितना हुआ +2, 6 में से 8 जाए -2, ये क्या हुआ 9 से +3, तो ये 2 2 तो 0 हो गया, और ये 3 +3 बच गया, तो इसका मतलब 3 और रहता तो ये 0 जाती, क्योंकि 3 11 का बहुत दूर है, 8 तो यहाँ पे कहीं ऑप्शन है नहीं, तो 3 ही ऑप्शन है, 3 आंसर मार देते हैं, -3 होता तो हो जाता। अगला क्या हुआ, या तो एक नियम और इस तरह नहीं समझ में आया तो इससे कर लीजिए, 7 + 6 + 9, ये कितना हुआ 7 6 13 9 22। अब 8, ये 5 और 8 और 6, 8 से 5 19 आया, 22 में से 19 जाए 3, ये हुआ आंसर, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि 432 P1 संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो तो P का मान क्या होगा। अब P का मान कैसे ज्ञात करेंगे हम, चूंकि 9 से विभाजित है, 9 विभाजित का नियम क्या है कि संख्याओं का योग 9 से कटना चाहिए तभी ये 9 से विभाज्य होगा, नहीं तो विभाज्य नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, 4 3 2 P + 1, इसको 9 से विभाज्य होना ही पड़ेगा इनका योग, तो क्या है 4 3 7 2 9 9 1 10, 10 + P। अब ये 9 से विभाज्य कैसे होगा, P की जगह क्या है तो जो 9 से विभाज्य हो जाए, तो 8 हमारे विकल्प में क्या है 1 8 7 2, एक जोड़ेंगे
10 1 11, 9 से नहीं कटेगा। 8 जोड़ेंगे 10 8 18 कट जाएगा, आंसर हो जाएगा। 7 जोड़ेंगे 10 और 17 नहीं होगा। 10 2 12, 9 से नहीं कटेगा। हाँ, लेकिन अगर 3 की बात होती तो 10 2 12 ये विकल्प भी सही हो जाता। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इस संख्या में 56 से भाग देने पर शेष 29 आता है। यदि उसी संख्या में 8 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा। अब इसको कैसे लगाया जाए, क्योंकि ये 56 से भाग देने पर शेष 29 आ रहा है और 8 से भाग देने पर कितना शेष आना चाहिए। तो ये 56 8 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 8 7 56, तो ये तो पूरा पूरा कट गया। अब 29 को ही देखना है, तो हम कुछ नहीं करना, इसको छोड़ देते, इग्नोर करते हैं। ये का कट रहा है तो इग्नोर कर दो। अब 29 को 8 से भाग देंगे, कितना जवाब जाएगा, 8 3 24, 5 कितना शेष पर आएगा, 5 शेष पर आ रहा है। यही 5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, निम्नलिखित संख्या में से कौन सी संख्या 18 से विभाजित नहीं है। अब इसको हमको चेक करना है कौन सी संख्या 18 से विभाजित नहीं है। अब देखिए, अब एक एक तो भाग देकर तो हम चेक नहीं कर सकते, तो 18 का कोई रोल हम लोग भी हमें याद नहीं है, लेकिन हम 3 का और 2 का तो पढ़े ही है। और 18 क्या है, 3 3 2, 3 3 का 9 दूनी 18, यही तो है। चूँकि ये हमको दिख रहा है 2 से कटेगा, ये भी 2 से कट रहा दिख रहा है, ये भी 2 से कटा दिख रहा है, क्योंकि 6 2 से कटता है, 6 2 से कटता है, 6 2 से कटता है, 3 2 से नहीं कटता, और 2 18 में मौजूद है, तो 2 से कटना ही कटना है। नहीं कटेगा तो वो 18 से विभाज्य नहीं होगा, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, चौथा। ठीक है। अगला क्या है, दिए गए मान में कौन सी 15 से पूर्णतः विभाज्य है। 15 से पूर्णतः कौन विभाज्य है, 23 65, 13 75, 43 65, 22 75। अब इसको हम कैसे चेक करेंगे, 15 से विभाज्य है, इसका हम गुणनखंड करते हैं 3 और 5। अब ये चारों संख्या में जो संख्या 3 और 5 दोनों से कटेगी वही 15 से कटेगी। चूँकि हमको दिख रहा है, देखिए 5 से सबसे कटेगा। 5 का नियम क्या होता है, लास्ट 0 और 5 आना चाहिए, तो 5 तो सब में है, तो हम 5 को चेक ही क्यों कर रहे हैं, 3 को चेक कर लेते हैं। तो देखिए 3 का नियम क्या है, उस संख्या के उस संख्या के सभी अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो पहला चेक करते हैं। पहला चेक क्या हुआ, 2 + 3 + 6 + 5, तो 6 3 9, 2 11, 5 16, ये कटेगा नहीं कटेगा। ठीक, ये किया। दूसरे पाते हैं, दूसरा क्या हुआ, 3 1 4, 5 4 9 7 16, 16 नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, बचा 2 ठो, तीसरा और चौथा। अब 4 3 7, 7 6 13, 13 5 18, ये कटेगा नहीं कटेगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्या हुआ, 2 2 4, 5 4 9, 9 7 16, ये कटेगा नहीं कटेगा। 7 5 12, 4 16, कहीं ना कहीं हम लोग गलती किए हैं, या तो आंसर गलत है। एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे देखिए 3 2 5 5 10 6 16, ये कटेगा नहीं कटेगा। ये 13 75 है, 7 3 10, 11 11 5 16, ये भी नहीं कटेगा 3 से। 43 65, 6 5 11, 11 3 14, 14 4 18, ये भी नहीं कट रहा है। तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं कुछ आंसर गलत हुआ होगा, ये विकल्प कुछ दूसरा रहा होगा, इसलिए नहीं आया। ठीक है। अब आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ, आरोही क्रम। अब आरोही क्रम क्या होता है, एक होता है आरोही और अवरोही। ठीक है। अब आरोही अवरोही आपको बता देते हैं। आरोही किसे कहते हैं, आरोही मतलब क्या होता है और अवरोही मतलब क्या होता है। आरोही मतलब बढ़ता हुआ क्रम होता है, बढ़ता हुआ क्रम। अवरोही मतलब होता है घटता हुआ क्रम। जैसे 2 4 6 7 9, ये क्या है, एक एक तो बढ़ रहा है, तो ये आरोही क्रम में है। लेकिन इसी को अगर उल्टा कर दें, 9 7 6 4 2,
ये अवरोही क्रम में हो गया। अब इसको याद कैसे रखें, कन्फ्यूजन लोगों को होती है। देखिए अव मतलब होता है अवगुण, गलत, तो इसका मतलब घट ही रहा होगा, सिंपल सा फंडा है, ऐसे याद रखिए आप। आगे अब क्वेश्चन पे आते हैं। 4/5, 7/8, 6/7, 5/6 को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब देखिए इसको पहले हम भिन्न को बराबर करते हैं। भिन्न को बराबर करने के लिए अगर हम भिन्न को बराबर करने जाएँ तो यहाँ 5 है, यहाँ 8 है, यहाँ 7 है, यहाँ 6 है, तो इसमें ज़्यादा मेहनत लग रही है कि सबको समान किया जाए, सब में समान गुणा किया जाए, तब जाके ये बराबर होगा। तो हम सीधे से देखिए भाग देना आसान लग रहा है, तो इसको हम भाग दे देंगे। 4/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.8, ठीक है। 7/8 क्या लिख सकते हैं, 0, 8×8 = 64, कितना बचा 6, 8×7 = 56, ये हुआ। 6/7 कितना लिख सकते हैं, 7×8 = 56, 60 है ना, तो 7×8 = 56, 4 से इस पर बचा, तो 4, 7×5 = 35 और एक्सेट्रा आगे आएंगे, ठीक है। 5/6 क्या ले सकते हैं, 6×8 = 48, 6×8 = 48, 2, 6 × 18। अब देखिए इसमें बड़ा कौन छोटा कौन है, चूँकि आरोही में लिखना है तो सबसे बड़ा क्या हुआ, ये 0 मान लीजिए, 0.8 है, 0.8 साथ, इसमें सबसे बड़ा कौन होगा, 0.8 से हुआ, तो 7/8 सबसे लास्ट में होगा, ठीक है, ये सबसे लास्ट में होगा। तो इसको हम कैसे सॉल्व करें, सबसे छोटा कौन सा है, 0.8, तो 4/5 ये हुआ बड़ा। इसके बाद कौन सा हुआ, 8, ये हुआ 5/6। इसके बाद कौन सा हुआ, 6/7। इसके बाद कौन सा हुआ, 8/7, ये 7/8, ये हुआ हमारा आंसर, ठीक है। इस तरीके से ये अवरोही क्रम में। अब देखिए चूँकि वहाँ पे हमको इस वाले क्वेश्चन में ये हर बराबर करने के लिए हमको ज़्यादा मेहनत लगी थी, लेकिन इस वाले में देखिए इसको आरोही में लिखना है, तो ये 3, ये 5, ये 15, तो 15, 3, 5 का गुणनफल 15 होता है। तो एक काम करते हैं, इसको बराबर कर लेते हैं। क्या करते हैं, इसमें 5, 2/3 में 5 से गुणा करते हैं ऊपर और नीचे, 10/15 हुआ। 3/5 में 5 से गुणा करेंगे, 5 से गुणा करेंगे, 15 हुआ, 15 25, नहीं ऊपर के 5 हमको नीचे बराबर करना है ना, तो 3/5, इसमें 3 से गुणा करेंगे, इसमें 3 से गुणा करेंगे, 3 3 9/15, और अगला वाला 11/15 है ये। अब सबसे बड़ा इसमें कौन सा है, 11/15, ठीक है। तो 11/15 फिर 9/15 सबसे लास्ट में, ठीक है, 9/15 सबसे लास्ट में हुआ। इसके बाद बीच में कौन सा आया, 10/15। 11/15 किसको हम बनाए हैं, ये तो 11/15 था ही। 10/15 कौन सा है, 2/3, और 9/15 कौन सा है, 3/5। ये रहा हमारा अवरोही क्रम में आंसर, ठीक है। अगला आया, अगला क्वेश्चन चलते हैं। यदि किसी संख्या का तिगुना उस संख्या के 3/5 से 60 अधिक हो तो वह संख्या क्या है, ठीक है। अब इसको हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिख रहा है, यदि किसी संख्या का तिगुना 3 गुना उस संख्या के 3/5 से 60 अधिक हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तब इसको कैसे लगाएंगे, मान लेते हैं संख्या x है। अब पहले मानते हैं संख्या x है। अब उस संख्या के 3/5 से 60 अधिक है, तो तिगुना x का 3 गुना क्या होगा, 3x होगा। 3x क्या है, उस संख्या का 3/5x, तो x इस गुणे 3/5 उस संख्या के 3/5 से 60 अधिक है, मतलब ये 3 गुना जो है ये इससे भी 60 अधिक है, तो 60 जोड़ देते हैं, ठीक। ये 3x बराबर 3x/5 + 60। अब एक काम करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो 3x माइनस ये प्लस इधर है तो इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 3x/5 = 60। ये 5 3 15 हो जाएगा ना,
लासा लेंगे तो 5 होगा, 5 3 15 में से 3 जाए, चलिए एक बार सही से लिखते हैं, 15 5 3x बराबर 60। ठीक है, यहाँ लिखते हैं 15 से 3 जाए 12x बट्टे 5 बराबर 60। ठीक है, x बराबर 60 गुणे 5, ये 12 इधर आ जाएगा नीचे, तो 12 एकम 12, 12 पच्चे 60, 5 का 5 में गुणा करेंगे 25, आंसर पहला 25। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए दशमलव से भिन्न बदलने के लिए आप नॉर्मल जैसे 0.5 है तो इसको क्या करते हैं, यहाँ दशमलव के नीचे 1 लिखते हैं और 0 लगा देते हैं। एक अंक पे है 0, 0.55 पे है तो 1 पे 2 0, 0.555 पे है तो 1 पे 3 0 होता है। ठीक है, लेकिन अगर यही 0.5 पे एक बार लग जाए, बार मतलब होता है रिपीट हो रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ 5 5 5 आगे, ये अगर हटा दें तो अनंत तक चला जाता है। ठीक है, आगे तक चला जाता है। ऐसे ही देखिए ये 39 मतलब 39 बार बार रिपीट हो रहा है, 3 9 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 0 3 9 इसी पे लगा देते हैं। ठीक, मतलब ये 3 9 बार 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 रिपीट हो रहा है, क्योंकि आगे वाला भी 3 9 था इसलिए हम पहले वाले पे ही लगा दिए। ठीक है, अब इसको हम भिन्न बदल के यहाँ 1 नहीं लिखते, यहाँ थोड़ा सा कम करते हैं, कितना 1 कम करते हैं, तो इसको हम 39 को कितना लिख सकते हैं, चूँकि 100 से 1 कम करेंगे 99 होगा, तो 99 हो जाएगा। ठीक, अब इसको 3 से इसको देखते हैं काटते किससे कटेगा, 3 से काटेगा, 13 बट्टे 33 है कहीं विकल्प में, बिल्कुल है, चौथा आंसर। ठीक, आगे आते हैं। क्वेश्चन क्या था, एक कार्यालय में 108 मेज और 132 कुर्सियाँ हैं, उनमें यदि 1/6 मेज और 1/4 कुर्सियाँ टूट जाएं तो उस कार्यालय में प्रत्येक को मेज और एक कुर्सी की आवश्यकता अनुसार कितने लोग कार्य कर सकते हैं। इस क्वेश्चन कैसे लगाया जाए, कितना मेज है 108 मेज है, कुर्सी कितनी है 132 कुर्सी है। अब टूटा कितना है, मेज कितना टूटा है 1/6, तो 108 का 1/6 कितना करेंगे, कितना आएगा 6 एकम 6, 4 6 बटे 48, इधर टूटा है 18 टूटा है। ठीक है, 132 कुर्सी कितनी टूटी है 1/4, तो 132 में 4 से भाग देंगे कितना टूटेगा, 4 3 12, 4 3 12 33 कुर्सी टूट गई। ठीक, अब 33 टूट गई तो बची कितनी है 99 बची है, 132 माइनस 33, 132 माइनस 33 बराबर 99। ठीक, 108 में से 18 जाए बचेगा कितना, 8 का दाम 10, 90 बचा। ठीक, 90 कुर्सी 90 मेज और 99 कुर्सी बची। चूँकि एक आदमी को एक कुर्सी और एक मेज चाहिए तो काम कितने लोग कर पाएंगे, 99 कुर्सी है लेकिन मेज तो 90 ही है, तो काम कितने लोग कर पाएंगे 90 लोग ही, आंसर 90 आया। ठीक, अब अगर आपको ये क्वेश्चन याद होगा, इस टाइप का हम एक बता चुके हैं, तो ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके इसको कमेंट में इसका आंसर हमें दीजिएगा ज़रूर। ठीक है, थैंक यू। जैसा कि देखिए एक बात आपसे आप लोगों से शेयर करना चाह रहे हैं, इसको तो वीडियो बनाते वक्त थोड़ी सी कुछ चीज़ें कट गई हैं, क्योंकि ये पहला वीडियो मेरा है इसलिए ध्यान नहीं दे पाया, नेक्स्ट टाइम ध्यान दिया जाएगा, सही से सब कुछ आपको दिखेगा, तो इसको एडजस्ट करिए। अगर नहीं समझ में आएगा, आप लोगों को कोई दिक्कत होगी तो आगे वाले चैप्टर मतलब ये सब पढ़ाने के बाद एक बार मैं आपको फिर से इसको बता दूंगा। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू, बने रहिए, जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए।